सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लासिकल थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay. तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के साथ। तो मैं डायरेक्टली इसको रीड करूंगी, आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल, हु इज आल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहला और बहुत ही जरूरी पॉइंट ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फेयोल ने दी है, जिसको हम फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी किसको बोला जाता है? हेनरी फेयोल को। और हेनरी फेयोल ने क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अगर आपको याद हो बच्चे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत जरूरी होता है जानना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। ओके, so in his theory of administrative management he mainly emphasized on following 14 principles of management. अब इस थ्योरी में जो हेनरी फेयोल है उसने मेजरली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी है। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी में हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के कुछ 14 प्रिंसिपल्स की बात करी है। ठीक है, उसने बताया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम उन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और आपको एकदम से समझ आएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आपको सारे प्रिंसिपल समझाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है डिवाइड द वर्क। ठीक है बच्चे, अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है बच्चे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है आप उस काम को लोगों के बीच में बांट दो। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है आप उस काम को लोगों के बीच में बांट दो। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एबिलिटीज एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिस इंसान को जो काम आता है ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको वो काम दे दो। तो उससे क्या होगा, जब वो इंसान उस काम को बार बार लगातार करेगा तो वो उस काम में और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, एबिलिटीज एंड स्पेशलाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है आप उस काम को लोगों के बीच में बांट दो उनकी स्किल्स, एबिलिटीज एंड स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, यानी कि जिस इंसान को जो काम आता है उसको वो काम दे दो। उससे क्या होगा, जब वो इंसान बार बार उस काम को करेगा तो वो और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब पावर है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, राइट? So authority is defined as the right to exercise the power and to give orders. Authority यानी क्या? Authority means जहाँ पे आपके पास एक पावर है, आपके पास एक राइट है कि आप दूसरे को ऑर्डर्स दे सकते हो, दूसरे से अपने हिसाब से काम करवा सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द असाइंड टास्क, जहाँ पे आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है कोई काम पूरा करने की। ठीक है, so according to Fayol there should be a balance between authority and responsibility. तो Fayol क्या कहता है? Fayol कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में ना एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस यानी कि अगर आप किसी इंसान को कोई काम करने की अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब आपने अगर किसी इंसान को कुछ काम करने के लिए पावर दी है कि तेरे पास पावर है तू ये काम कर सकता है, लेकिन वो इंसान रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, है ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तो वो काम पूरा ही नहीं करेगा।
लेकिन अगर आपने किसी इंसान को कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी है कि तेरे को ये काम करना है, ठीक है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम पूरा करना है, लेकिन आपने उसको उस काम को करने के लिए अथॉरिटी ही नहीं दी, पावर ही नहीं दी, ठीक है, तो वो भी उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान को कुछ काम करने के लिए अथॉरिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। और अगर किसी इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, तो उसको साथ में आपको अथॉरिटी यानी कि पावर भी देनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो काम है वो पूरा होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है। फिर जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझाने वाली बात है, ये तो हमें सबको ही पता है कि ये जो प्रिंसिपल है क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, which means every employee in an organization must follow its rules, regulations and procedures and behave in a disciplined manner, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो डिसिप्लिन में रहने चाहिए, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और डिसिप्लिन मैनर में बिहेव करना है। यानी कि जैसे अगर एक टाइम दिया हुआ है कि भाई इस टाइम तक तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में आना है, तो उसको वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है, टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना चाहिए। जैसे उनको बताया हुआ है कि इस डेडलाइन तक, इससे पहले तुम्हें इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो उनको वो करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने अपने, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। बच्चे ये जो प्रिंसिपल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से समझना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए इसका, जो इसको सारे ऑर्डर्स देगा, इसको डायरेक्शंस देगा, इसको बताएगा कि क्या काम करना है, ठीक है। अगर इस एम्प्लॉय के दो बॉस हो गए, मतलब एक तो इसका बॉस ये है और सपोज एक बॉस इसका ये है, ठीक है। अगर इस एम्प्लॉय के दो बॉस हो गए तो इसको समझ नहीं आएगा कि मेरे को किसकी सुननी है, इसको बहुत ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसकी बात मानूं या फिर इसकी मानूं, ठीक है। और क्या होगा, इन दोनों बॉसेस के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, है ना। ये बॉस बोलेगा कि तेरे को मेरी बात माननी है, ये बोलेगा मेरी माननी है, तो आपस में इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होंगी, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का, ये कहता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक इंसान होना चाहिए, जो उसको ऑर्डर्स देगा, डायरेक्शंस देगा, बताएगा कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। So this principle simply states that each employee or subordinate within the organization should receive the orders from only one boss or one superior to avoid any confusion and conflict, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक तरह का काम है, वो सारा काम या फिर वो सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक ही इंसान देखे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैंने क्या बोला, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, बच्चे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह का काम होता है या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन भी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, फिर प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स भी होती है, मार्केटिंग भी होती एचआर भी होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, है ना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक जैसा काम है या फिर एक जैसे फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल करे या फिर उन सबके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज है या फिर जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, कि भाई क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस होना है, किस टेक्निक या मेथड से होना है, मतलब जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है या डिसीजंस है, वो सब सिर्फ एक ही इंसान देखे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मैनेजर हो,
दो तीन मैनेजर्स ना हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल कहता है कि एक जैसे काम के लिए या फिर एक डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक मैनेजर या एक ही लीडर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो जो भी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज है या सेल्स से रिलेटेड फंक्शंस है कि कितनी सेल्स हुई है, कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है, तो वो सब भी सिर्फ एक ही मैनेजर कंट्रोल करे या उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही लीडर हो, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है। So this principle states that all the activities of similar nature or respective divisions and departments must be directed or controlled by one boss, one manager or leader. ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या फिर जिसको हम सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है ना, उनको सबसे पहले कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और फिर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को सबसे पहले अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, इस सब के बारे में पहले सोचना चाहिए और फिर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट या फिर इंडिविजुअल फायदे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जब आपने देखा होगा कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं वो अपने काम को लेके बड़े सीरियस होते हैं। उनको होता है कि काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो अपने काम को साथ लेकर जाते हैं, उसको निपटा कर जाते हैं, या कभी कभी काफी चीजें सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने काम की वजह से, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, और फिर अपने पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल फायदे को देख रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है दैट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट परस्यू द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो इंसान जितना काम कर रहा है उस इंसान को उसके काम के हिसाब से उतने वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, उतना रेम्यूनरेशन या फिर उतना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। So this principle states that the employees in the organization must be given fair wages for their work. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान ज्यादा काम कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसको कम वेजेस दे रहे हो, और कोई कम काम कर रहा है फिर भी आप उसको ज्यादा दे रहे हो। नहीं, जो इंसान जितना काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से उतना वेज या फिर उतना कंपेंसेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। एंड दिस रेम्यूनरेशन शुड बी बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। यानी कि मॉनेटरी तो मिलना ही चाहिए कि सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होने चाहिए। यानी कि किसी वेकेशन पे भेज दिया, स्टेकेशन पे भेज दिया, ठीक है, तो मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको देने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चे, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे सारी की सारी जो पावर होती है, सारी जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, यानी कि सिर्फ टॉप लेवल पे होती है, ठीक है, यानी कि बॉस के पास होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहाँ पे सारी की सारी जो पावर और अथॉरिटी है वो सिर्फ बॉस के पास नहीं होती, वो और भी लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि जो पावर है वो एम्प्लॉयज के पास भी होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। So centralization refers to the concentration of power at central level, that is at the top level of management. तो जहां पे सारी की सारी पावर और अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पे है, सिर्फ बॉस के पास है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जहां पे जो पावर है वो सिर्फ बॉस के पास नहीं है, वो और लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है, यानी कि एम्प्लॉयज के पास भी है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। So this principle states that there must be a balance between centralization and decentralization in an organization. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है बच्चे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से सारी की सारी जो पावर है या अथॉरिटी है वो सिर्फ बॉस के पास है, ठीक है, एम्प्लॉयज के पास कुछ पावर या अथॉरिटी है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, उनको लगेगा कि हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ना ऐसा होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि बॉस ने अपने पास कोई पावर और अथॉरिटी रखी हुई नहीं है, सारी की सारी जो पावर है वो एम्प्लॉयज ने बांटी हुई है, ठीक है।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतनी लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए, तो एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा स्केलर चेन। अब बच्चे इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक स्केलर चेन होनी चाहिए या फिर एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन या फिर एक हायरार्की होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, जो ये बताए कि भाई टॉप लेवल पर कौन आता है, मिडिल लेवल पर कौन आता है और लो लेवल पर कौन आता है। ठीक है, टॉप लेवल वाले का क्या काम है, मिडिल लेवल वाले का क्या काम है और लो लेवल वाले का क्या काम है। अगर टॉप लेवल से कम्युनिकेट करना है तो पहले इससे करना होगा, फिर इससे करना होगा और फिर इससे करेंगे, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हायरार्की, एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पर है, किसका क्या काम है, क्या रोल है और क्या पोजीशन है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि इससे एम्प्लॉयज को भी पता रहता है कि भाई हमारा बॉस कौन है और हमारा जूनियर कौन है। जैसे जो मिडिल लेवल एम्प्लॉय है, इसको पता है कि मैं मिडिल लेवल पर आता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो बॉस है वो ये है, जो मेरे को ऑर्डर्स या डायरेक्शंस देगा, और जो मेरा सबॉर्डिनेट है यानी कि जो मेरा जूनियर है वो ये है, जिसको मैं डायरेक्शंस दूंगा। ठीक है, तो इन सारे रीजंस की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन या फिर एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। ठीक है, so this principle states that there must be a clear chain or hierarchy of employees within the organization so that the employees know that who is their superior and who is their subordinate. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन या फिर एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पर है, किस एम्प्लॉय का क्या काम है, और एम्प्लॉयज को भी पता रहे कि हमारा बॉस कौन है और हमारा सबॉर्डिनेट या फिर जूनियर कौन है। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है ऑर्डर। अब बच्चे इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना हर एक चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी चीजें या फिर जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि मनी, मैन पावर, रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, तो वो सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर में होनी चाहिए से क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि सारी की सारी चीजें सही टाइम पे, सही जगह पे और सही क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मनी और रॉ मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन उसके पास इतनी मैन पावर या लेबर ही नहीं है, तो प्रोडक्शन करेगा कौन, है ना। ना ऐसा होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैन पावर या लेबर तो है, लेकिन उसके पास इतनी मशीनरी नहीं है या फिर वो मशीन या इक्विपमेंट्स ही नहीं है जिससे प्रोडक्शन करनी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीजों की जरूरत है वो सारे रिसोर्सेस, वो सारी चीजें सही टाइम पे, सही जगह पे और सही क्वांटिटी में ही अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। So this principle states that there should be an orderly placement of resources such as money, manpower and raw material in an organization. फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा इक्विटी। अब बच्चे इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उन सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो, किसी भी रेस या रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन सबको आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, so this principle states that equal treatment should be given to all in organization irrespective of their gender, religion and status. फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल। अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? यह प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सोनियल यानी कि जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सबका जो टेन्योर है, टेन्योर यानी कि जो उनका टाइम पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन में रहने का, वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल यानी कि वो फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जब मन करा, जिसे मन करा आपने उसको तब निकाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी एम्प्लॉय या किसी पर्सोनल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो तो आप उसको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रखो। ठीक है, जैसे आप उसको बोल के रखो कि 5 से 6 साल तक अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, तुम्हारी जॉब सिक्योर्ड है। लेकिन अगर आप किसी को कभी भी अपनी मर्जी से निकाल दोगे तो वो इंसान ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। उसको तो पल पल यही डर रहेगा कि पता नहीं मैं तो कभी भी निकल जाऊंगा, मेरी तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एक जॉब सिक्योरिटी देनी है आपको। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। ठीक है,
So this principle states that the tenure of the employees in the organization must be stable and fixed. फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा इनिशिएटिव। अब बच्चे इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए या फिर उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आए और वो इनिशिएटिव ले। ठीक है, यानी कि उन मेंबर्स को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो आगे आके इनिशिएटिव ले, काम करे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए, अपने सजेशंस या अपने व्यूज रखे, तो ये चीज होनी चाहिए। So this principle states that the employees in the organization should be encouraged to take initiative and to put up their views, opinions and suggestions. Okay? फिर लास्ट प्रिंसिपल आता है हमारा स्पिरिट डी कॉप्स। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इसका मतलब है टीम स्पिरिट। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट there should be unity, teamwork and cooperation between the employees within the organization. ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमारे हेनरी फ्योल ने दिए। बहुत ही सिंपल और इजी प्रिंसिपल्स थे बच्चे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।